आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं आपके साथ क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके जो सीएमए फाइनल लेवल पे पेपर 15 है, 15 नंबर का पेपर है। पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो इसकी हम आपको एक छोटी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज जो ये क्लास है, उस क्लास का नंबर मैं क्या लिखता हूँ, क्लास का नंबर है 80। ये 80 आपको स्टडी नोट को हम जो रेफरेंस मानते हुए फॉलो कर रहे हैं उससे प्राप्त हो रहा है। ये सीएमए हमारा जो है सीएमए फाइनल ग्रुप थर्ड पे पेपर नंबर आपका 15 है, उसकी बात हो रही है। तो मैं इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था उस पे काम कर रहा था, और हमने आपका सेक्शन सी में हम चल रहे थे। 6.4 टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये आपका जो ये सेक्शन है, ये 30 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके उसमें। तो इसको बहुत ही और टेक्निकल है। इसमें क्या है, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे अगर आप इसको ठीक से कर लेंगे तो। मैं आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन आपका टॉपिक है, इस ट्रांसपोर्टेशन में हम जो थे वो हमने थ्योरी भी समझाई थी, फिर न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे। अब हम करते करते ऐसा जो है आपके इलस्ट्रेशन नंबर 23 पे हम पहुंच चुके थे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 23 जो है वो एक सिंपल प्रॉब्लम है, फिर भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 23 की बात हो रही है। ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन सेट हैज़ 4 प्लांट्स। इनके पास 4 प्लांट हैं यहाँ पे। उनकी कैपेसिटी दी हुई है 125, 250, 175 एंड 100 यूनिट रेस्पेक्टिवली। तो जो इनके पास कंपनी के पास 4 प्लांट्स हैं, ये प्रोडक्शन जो कर सकते हैं टेलीविजन सेट का, वो इस क्वांटिटी में कर सकते हैं। द कंपनी सप्लाइज टीवी सेट्स टू इट्स 4 शोरूम्स। इनके पास 4 शोरूम है, यानी कि ये डिमांड सेंटर है। ये प्लांट्स आपके सप्लाई सेंटर हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। जहाँ पे डिमांड कितनी दी हुई है इन 4 शोरूम पे, 100, 400, 90 एंड 60 यूनिट रेस्पेक्टिवली। तो ये डिमांड और सप्लाई का डाटा यहाँ अवेलेबल हो गया है। ड्यू टू डिफरेंसेस इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द प्रॉफिट पर यूनिट इन रुपीज डिफर विच आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो अगर ये एक टेबल दिया हुआ है नीचे, ये टेबल क्या दर्शाता है? ये टेबल दर्शाता है आपका कि जो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा अगर हम सपोज प्लांट वन से अगर हम, या प्लांट फर्स्ट से अगर हम डिमांड सेंटर या शोरूम फर्स्ट पे सप्लाई करते हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। ठीक है, हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा? 90 मिलेगा, राइट। तो ये इस तरह से ये डाटा दिया हुआ है। अच्छा, तो आप इस टेबल को आई बिलीव समझ सकते हैं। सेकंड से फर्स्ट पे करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, सेकंड से अगर सेकंड पे करेंगे तो 105 का प्रॉफिट मिलेगा। तो एक प्रॉफिट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हमसे ये क्या चाहते हैं? बाय यूजिंग गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आपको ये क्या कह रहे हैं कि गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को आपको यूज करना है। प्लान द प्रोडक्शन प्रोग्राम सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ ये हमसे कह रहे हैं हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, और ये भी बताना है कि वो प्रॉफिट कितना होगा। तो ये गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जैसे इन्होंने दिया है, तो अगर नहीं भी दिया होता तो हम इसी को यूज करते हैं, अनलेस कोई वो दूसरा मेथड स्पेसिफाइड ना कर दे। आई थिंक ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस सवाल को शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक एक प्रॉफिट मैट्रिक्स दी हुई है, उस पर डिमांड और सप्लाई बताई गई है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास कितनी सप्लाई है। सप्लाई हमारे पास देखिए, हर एक प्लांट के हिसाब से 125, 250, 175 एंड 100 यूनिट। तो ये सप्लाई है। अगर आप इसको सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 650। अब आप डिमांड देखिए कितनी है। डिमांड है आपकी फर्स्ट सेंटर पे 100 है, सेकंड पे आपका 400 है, राइट। थर्ड पे आपका कितना है जी? 90 यूनिट्स है और 60 यूनिट है। तो डिमांड की अगर आप सम करेंगे, टोटल डिमांड कितनी मिलेगी आपको? ये भी आपको 650 मिल जाएगी।
तो जैसे मैं प्रोसीड करने के लिए आपसे बताया था कि आपको जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखना है तो सबसे पहले उसमें आप देखिए कि प्रॉब्लम वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो इस केस में चूंकि सप्लाई और डिमांड बराबर है या डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो ये प्रॉब्लम कैसी है, बैलेंस प्रॉब्लम है। तो अगर ये अनबैलेंस होती तो हम क्या करते, मान लीजिए यहाँ सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होता तो हम अकॉर्डिंगली सप्लाई या डिमांड को डमी सप्लाई या डमी डिमांड उसमें इंट्रोड्यूस करते और उसके सारे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनको हम जीरो रखते, मतलब वो डमी होता। ठीक है, हम केवल बैलेंसिंग करने के लिए ऐसा करते हैं, तो मैंने पीछे सवाल में किया हुआ है। अब चूंकि ये ऑलरेडी एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो अब हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें देखना है कि ये क्या चाहते हैं। ये मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं प्रॉफिट का, लेकिन हम ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वो किसकी करते थे, मिनिमाइजेशन की। हम तो मिनिमाइजेशन पे ही काम करते थे। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की। तो हम सबसे पहले इसको, जो ये आपकी ये इसको मैं कहूँ तो व्हाट दिस इज टेक्निकली, दिस इज योर प्रॉफिट मैट्रिक्स। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये वाला, ये आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले लॉस मैट्रिक्स इसका बनाना पड़ेगा, या अगर आसान भाषा में कहें तो ये जो प्रॉफिट के एलिमेंट्स हैं इसको, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट के एलिमेंट को, यानी कि लॉस को मिनिमाइज करना करना भी वही बात होगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकता है, लॉस की मिनिमाइजेशन से भी हो सकता है। तो हमें लॉस का प्रॉब्लम इसको बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, तो हम देखते हैं इस पूरे टेबल को स्कैन करते हैं, इसमें हाईएस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो हाईएस्ट एलिमेंट जैसे 130 है। अब इस 130 में से हम सारे एलिमेंट को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके उनको दोबारा से लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ नया एलिमेंट क्या लिखूंगा जब इसको लॉस मैट्रिक्स बनाऊंगा, 130 माइनस 90। तो यहाँ में क्या लिखूंगा, मैं जस्ट एक एक चीज लिख के दिखा दे रहा हूँ, 40। चलो एक और लिख के दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा, 130 माइनस 105। तो व्हाट इट विल बी, टू सॉरी 25 ओनली। तो इस तरह से एक लॉस मैट्रिक्स हमारा तैयार होगा, जो कि हमें मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के तरह से हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। मैंने आपका ये एक यहाँ पे जो लॉस मैट्रिक्स है प्रॉफिट मैट्रिक्स से कन्वर्ट करके यहाँ पे लॉस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ये लॉस मैट्रिक्स कैसे मैंने निकाला है, मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट एलिमेंट है, हाईएस्ट एलिमेंट में से बाकी एलिमेंट्स को उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। मैट्रिक्स की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, MATRIX मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हम पहले चेक कर चुके थे कि भाई ये बैलेंस प्रॉब्लम है। अब हमें लॉस वाला हमने ये देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, हमने इसको मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम वैम यूज करते हैं, वैम जिसके लिए वो कर रहा था। तो वैम को आप क्या कहते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको रिग्रेट मेथड भी बोला जाता है, पेनाल्टी मेथड भी बोला जाता है। तो कई बार आपका सवाल इससे भी आ सकता है कि पेनाल्टी मेथड से आप कीजिए या आप जो है रिग्रेट मेथड से कीजिए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सेम ही चीज़ है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि हम पेनाल्टीज निकालते हैं, है ना। पेनल्टी कैसे निकालते हैं, हम एक रो को स्कैन करेंगे पहले। इस रो में देखेंगे कि लीस्ट एलिमेंट कौन है और उससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, या मैं इन शॉर्ट करूं कि जो सबसे छोटे दो एलिमेंट हैं पूरी रो में, उन दोनों का डिफरेंस ही पेनल्टी है। सिमिलरली वो कॉलम के लिए भी होगा। तो जैसे इस रो को स्कैन करते हैं, यू फाइंड 10 इज द लीस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट इज 20, द डिफरेंस इज 10 विच इज पेनल्टी। तो ऐसे इसको स्कैन कीजिए, हेयर पेनल्टी विल बी 13, 0 and 13। Here you will see penalty will be 9 only, 10 and 19। Thereafter in this row 0 and 5, so penalty is 5 here। In the same way this penalty for this column is 0 and 19, means you will get 19 penalty here। I'm rewriting it because there's some, my writing is not so good। Uh, for this column, if you see the penalty is 5 and 21 difference means 16. Here this comes to 10, right? 0 and 10, and on this column 10 and 13, तो penalty is 3। तो जब हमने फर्स्ट
स्कैनिंग की, हमने पेनल्टी निकाल दी रो और कॉलम की। चलो अब क्या करते हैं, अब हम इसमें हाईएस्ट पेनल्टी देखते हैं कहाँ पे है। देखिए हाईएस्ट पेनल्टी आपकी ये वाली है, हमने इसको मार्क कर लिया, स्टार मार्क लगा दिया मैंने सहूलियत के लिए। और अब हम देखते हैं कि इस हमने जो मार्क किया उसके सामने का जो एक कॉलम है, तो उसमें लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये है 0। इसके सामने सप्लाई कितनी अवेलेबल है, 100। डिमांड कितनी है, 100। तो क्या डिमांड सप्लाई पूरा कर सकती है, यस पूरा कर सकती है। तो हम यहाँ इसको 100 यूनिट अलोकेट कर देंगे। यहाँ पे सप्लाई खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डिमांड भी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसा करने के पश्चात हम देखेंगे ये यहाँ डिमांड सप्लाई 0 हो चुकी, यहाँ डिमांड 0 हो चुकी। दैट मीन्स ये रो और कॉलम अब किसी काम के नहीं रहे, इनको आप डिलीट कर दीजिए अपनी फर्दर कैलकुलेशन के लिए, है ना। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बचता कुछ सप्लाई बचती तो हम फिर इसको डिलीट नहीं करते, केवल डिमांड वाले को ही हम डिलीट करते। या डिमांड जो है सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती और डिमांड बच जाती, तो केवल जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे ये डिलीट कर देना है। जब ये डिलीट करेंगे तो आप फिर ये दोबारा से पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए। तो देखिए अब पेनल्टी कितनी आएगी, अब लिस्ट 10 और 20 का डिफरेंस अगेन 10 हो गया। यहाँ पे देखिए 0 और 13 का डिफरेंस, यहाँ पे 0 और 13 का डिफरेंस फिर से 13 आ गया। और देखिए 10 और 20 का डिफरेंस ये 10 आ गया यहाँ पे, और ये तो हमारी कैलकुलेशन से बाहर हो चुका, तो नॉट रिक्वायर्ड पेनल्टीज में ये हमारी ज़रूरत का ही नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये फर्स्ट वाला डिलीट हो चुका, इसकी पेनल्टी निकालिए इस सेकंड कॉलम की। तो देखिए 21 एंड 25 आंसर इज 4 डिफरेंस, तो यही पेनल्टी है। अब देखिए यहाँ पे पेनल्टी कितनी है, 10 पेनल्टी है, 0 और 10। यहाँ पे कितनी है, अगेन 3 पेनल्टी है। वही प्रोसीजर करना है कि आपका हाईएस्ट हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे आई है, तो देखिए आपकी 13 आई है। तो हम इसको यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने स्टार मार्क कर लिया। इसके सामने की मैं ये स्कैन करूँगा और इसमें देखूँगा लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 0 है। यहाँ पे मैं एलोकेशन करूँगा, तो देखिए यहाँ पे सप्लाई 250 अवेलेबल है, डिमांड 90 है। तो क्या डिमांड पूरा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हमने इसको यहाँ 90 यहाँ पे डिमांड दे दी इसको, और यहाँ पे आपका ये माइनस हो जाएगी जितनी इधर डिमांड गई। तो सप्लाई अब कितनी बचेगी, सप्लाई आपकी बचेगी 160। तो यहाँ 160 सप्लाई अब बची। तो देखिए जैसे ये 0 हुआ, मैंने कहा ये करस्पॉन्डिंग आप कॉलम को डिलीट कर दिए, तो दिस विल नॉट कम इन योर कैलकुलेशन फॉर फर्दर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दोबारा से पेनल्टी हम कैलकुलेट करेंगे अगेन। तो देखिए 30 और 20 का डिफरेंस अगेन 10। यहाँ पे आप आइए, 13 और 25 का डिफरेंस क्या आएगा, 12 आएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे आइए, 10 और 21 का डिफरेंस 11 आएगा। यहाँ तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे अब देखिए, आप देखिए 21 और 20 ये तो हट गया, ये आपका अगेन 4 हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो चुका, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 रह जाएगा। तो अब इनमें से जो पेनल्टीज आई उनमें से हाईएस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके सामने देखिए लीस्ट एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है 13 है। इसके सामने डिमांड कितनी है जी, इसके सामने डिमांड है 100, सप्लाई है डिमांड है 60, सप्लाई है 160। डिमांड पूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ डिमांड इसकी पूरी हो जाएगी। हमने यहाँ 60 यहाँ पे कर दिया, और 60 यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ 100 सप्लाई अब फिर बचेगी। तो जैसे ही आपने इसको ये देखा 0 हुआ, तो इसके सामने आपने ये कॉलम को पूरा डिलीट कर दिया। अब देखिए आपके सामने अब एक ही ये बचा है, तो इसमें कोई मीनिंग नहीं है पेनल्टी निकालने का। तो आप सीधे सीधे देखिए 400 डिमांड है, और सप्लाई यहाँ पे 125 है, यहाँ पे आपका जो है 100 है, और यहाँ पे 175 है। तो आप ऐसे ही ऐसे इसको एलोकेट कर दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए इसके सामने 125 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 100 आप दे दीजिए। तो जैसे अगर इसको आप जैसे 125 जब देंगे तो फिर यहाँ माइनस करके लिख लीजिए आप, तो कितना 125 अगर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 275। फिर यहाँ आपने 100 दिया तो कितना बचेगा 175, और यहाँ पे आप फिर 175 यहाँ से ले लीजिए। तो ये पूरी डिमांड आपकी
0 हो गई, सप्लाई भी आपकी 0 हो गई। तो आपने अब अलोकेशन पूरा कर दिया है, तो ये आपका ये भी कट जाएगा क्योंकि ये 0 हो चुका। अब देखिए हमने अलोकेशन कर दी है, हमारी डिमांड और सप्लाई पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी, पूरी सेटल हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये डिजेनरेशन का केस तो नहीं बन रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हमारा m प्लस n माइनस 1 क्या है। तो m का मतलब है नंबर ऑफ रो, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम और माइनस 1। तो देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4 एंड कॉलम इज 1 2 3 4, यानी कि 4 प्लस 4 minus 1, तो this will be 7 and number of allocation, तो नंबर ऑफ अलोकेशन आपकी कितनी आ गई, देखिए आपने कितनी जगह आपने यहाँ पे दिया है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपकी 6 है, 6 जगह आपकी अलोकेशन हुई है और m प्लस n माइनस 1 आपका 7 है। तो आपकी ये प्रॉब्लम क्या है, आप यूवी टेस्ट के लिए यहाँ पे नहीं जा सकते। हमें जो एक यूवी टेस्ट करना होता है, जो मैंने आपको करके बताया था, आप उसके लिए नहीं जा सकते। तो आपकी ये जो है प्रॉब्लम, इसमें डिजेनरेसी है, तो इसको कैसे दूर करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ जस्ट एक अपना स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे मैं आपको फर्दर बता सकूँ। अभी आप ये लिख लीजिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ अलोकेशन वो कितनी है आपकी, 6 है, और आपके m प्लस m माइनस 1 की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, देखिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम एक इसमें एक नोशनल जो है अलोकेशन देंगे। नोशनल अलोकेशन कैसे देते हैं वो मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ आपका ये लिख दिया है दोबारा से मैट्रिक्स को। यहाँ पे हम यूवी टेस्ट के लिए नहीं जा सकते या मूडी टेस्ट के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी अलोकेशन जो है वो m प्लस n माइनस 1 से कम है। तो हमें इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक हम इसमें आपका एक नोशनल एक अलोकेशन देंगे। वो इट इज नोशनल का मतलब क्या है, वो वेरी नियर टू 0 है। नोशनल का मतलब क्या है, वेरी नियर टू 0। तो वो हम कहाँ देंगे, हम उसको देंगे एक सबसे लीस्ट जो अनअलोकेटेड सेल है। देखिए अलोकेटेड सेल जहां जहां हमने एलोकेशन की थी, मैंने यहाँ ए लिख दिया है, मैं ए ही लिखता हूँ, आप कोई और वर्ड यूज करना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो हम जो अनअलोकेटेड सेल है, जैसे ये वाले जिसमें हमने एलोकेशन नहीं की है, वहां पे हम एक नोशनल एलोकेशन करेंगे। मतलब हम इट इज नोशनल एलोकेशन मतलब इट इज वेरी नियर टू 0, ठीक है। तो उसको एक एप्सिलॉन नाम का एक हम एक सिंबल यूज करते हैं, इट इज वेरी नियर टू 0। हम इसमें 0 एलोकेशन करेंगे। तो वो हम कहाँ करेंगे, उसके 2 रूल हैं। क्या रूल है, एक तो वो सबसे पहली बात लीस्ट अनअलोकेटेड सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीस्ट अनअलोकेटेड सेल होना चाहिए। पहली बात तो लीस्ट कॉस्ट वाला है ना, या लीस्ट आप समझ लो। और दूसरा वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सेल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सेल होना चाहिए। अब इनके मतलब क्या है, लीस्ट वाला तो आप समझ सकते हैं कि जिसका ये अनअलोकेटेड भी हो और लीस्ट भी हो। तो इसमें 5 आपको दिख रहा है। सेकंड चीज जो आपको इसमें देखनी है कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से लूप लगाना चाहूँ तो वो लूप मैं कैसे लगा पाऊंगा, वो लूप मुझे देखना है कि क्या मैं घूम के ही आ सकता हूँ। मतलब टर्न करने का जो रूल मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे यहाँ से शुरू करते हैं तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, या तो मैं इधर चल सकता हूँ, या मैं ऊपर की तरफ चल सकता हूँ, या मैं इधर को चल सकता हूँ। तो देखिए पहले मैं जैसे अगर इस तरफ चला तो देखिए मैं यहाँ टर्न ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ टर्न लिया, लेकिन अब मैं कहीं टर्न ले नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ कोई भी एलोकेटेड सेल नहीं है। तो इस तरफ मैं नहीं चल सकता, मतलब यहाँ पे ये लूप नहीं बनेगा पूरा,
ठीक है, इसमें एक सिंपल रूल होता है लूप बनाने का कि आप टर्न वहां से करेंगे जहां पे एलोकेटेड सेल है। अच्छा, अगर मैं इस तरफ चलता हूं तो देखिए इस तरफ कोई आपका कोई सेल है क्या एलोकेटेड? तो नहीं है। यानी कि सिंपल आपका जो है इस तरफ भी आप इसको लूप को नहीं ले सकते। अच्छा, इस तरफ आप देखेंगे तो देखिए इस तरफ आप यहाँ पे टर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ घूम के कहीं एलोकेटेड सेल नहीं है, वापस नहीं आ सकते, इस तरफ भी नहीं जा सकते। यहाँ पे भी ले सकते हैं टर्न, यहाँ पे भी ले सकते हैं टर्न, तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से इधर कैसे जाएंगे क्योंकि यहाँ कहीं भी एलोकेटेड सेल नहीं है। तो ये एक आपका इंडिपेंडेंट सेल हो गया और लीस्ट कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम ये एक नोशनल एलोकेशन करते हैं जो कि जीरो, वेरी नियर टू जीरो, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, सिंबल है। जब हमने ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो मैंने यहाँ पे एक नोशनल एलोकेशन यहाँ पे एप्सिलॉन के नाम से कर दिए। ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के बाद अब मेरी जो एलोकेशन है वो m प्लस n माइनस वन के इक्वल हो गई है। ठीक है, यानी कि अब मैं m प्लस n माइनस वन के बराबर हो गया हूँ एलोकेशन के टर्म में। तो अब मैं यूवी टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यूवी टेस्ट में अब करूँगा कैसे, ये देखते हैं। तो देखिए यूवी टेस्ट करने का सिंपल एक तरीका है कि आप जिसमें हाईएस्ट जिस रो या कॉलम में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोकेशन है वहां पे आप क्या करते हैं, u और v की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमें निकालना बेसिकली क्या है, u1 निकालना है, u2 निकालना है, u3 निकालना है, और ये आपका v1 निकालना है, ये u4 भी निकालना है, v2 निकालना है, v1 v2 v3 और v4। ये चीजें हमें निकालनी है, uv की वैल्यू हमें निकालनी है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर आगे जो प्रोसीजर जैसा करते थे वैसा ही करेंगे। तो देखिए, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जहां पे कोई भी एक वैल्यू इनमें से u1 u2 u3 u4 या v1 v2 v3 v4 की किसी एक वैल्यू को आपको जीरो मानना पड़ेगा। वो जीरो कहाँ मानते हैं, जहां पे नंबर ऑफ लोकेशन सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा लोकेशन यहाँ पे हो रखी है, इसको आपने जीरो मान लिया। आप चाहें तो इसमें भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा वही फर्क आता है, पैटर्न सॉल्यूशन का थोड़ा चेंज हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, बस यही फर्क पड़ता है। बाकी आप जो मन करें, इसमें से कोई भी पैरामीटर को जीरो मान लेते हैं। मैं चाहता तो इसको मान लेता क्योंकि इसमें ज़्यादा लोकेशन है, लेकिन आपका क्योंकि बुक में ये ऐसे ही सॉल्व किया है तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। जैसे सॉल्व किया मैं सिंपल वैसे ही सॉल्व कर देता हूँ। तो ये u2 मान लिया हमने। अब देखिए हम क्या निकालते हैं बेसिकली, कि हम निकालते हैं एक टर्म, अगर मैथमेटिकल मैंने समझाया था, हम निकालते हैं सी आई और जे की वैल्यू। और सी आई जे की वैल्यू क्या होती है, यू आई जे प्लस वी आई जे। अब इसमें आप सोच रहे होंगे यार ये क्या सब, ये जी आई जे वी जे क्या है। बेटर मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका सिंपल एक सम है। ये जो अंदर इस पर्टिकुलर इस सेल के जो ये लिखा हुआ है, ये एक सम है किस किस का, इसके करस्पॉन्डिंग v और u का। आप ये मान लीजिए, आप इस कहानी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले वाले इसी को टच कीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, ये हम काम करेंगे किसके लिए, केवल अलोकेटेड सेल के लिए। सबसे पहले हमें किसके लिए काम करना है, अलोकेटेड सेल के लिए। तो अलोकेटेड सेल के लिए जैसे आपकी ये वैल्यू जीरो है, आपने ये वैल्यू जीरो मानी है, तो इसके सामने की जो अलोकेटेड सेल है उसके सामने की वैल्यू को देखिए। ये 25 है, ये किस किस का सम है, ये आपका सम है u का, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग u का और v का। तो देखिए यहाँ जीरो है, यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है। v2 की वैल्यू क्या होगी, जिसमें मैं जीरो जोड़ूं तो आंसर 25 आ जाए। तो यहाँ पे 25 ही मिसिंग है बेसिकली। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ देखिए। तो यहाँ आपका जो एलोकेशन वाले सेल में यहाँ आपकी जीरो वैल्यू है, यहाँ भी आपका जीरो है, तो यहाँ मिसिंग वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इसका और इसका सम ये लिखा हुआ है। ऐसे आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, इस तरह से आप देखिए इसकी वैल्यू देखिए आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 25 है,
अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक ये एलोकेशन दे रखी है 25 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 30। तो व्हाट इज मिसिंग है 5 ओनली। 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते हैं, तो सारी हम u और v की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें आते हैं तो देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो 25 प्लस मिसिंग आंसर इज 21। तो यहाँ पे क्या होगा -4 मिसिंग है, यानी कि यह -4 है। 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। अच्छा ये भी एलोकेशन है। ओके, इसको भी देख लेंगे। अब देखिए अब हम आते हैं, चलो इसी को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आपकी जो ये वैल्यू है 0 है और यहाँ पे 13 है, तो यहाँ क्या होगा इसकी वैल्यू -13 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -13 आ जाएगी, राइट। अच्छा अब देखिए इसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, आंसर 0 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी ये वैल्यू हम जो निकालेंगे यहाँ पे आपकी ये एप्सिलॉन वैल्यू से निकालते हैं। तो एप्सिलॉन वैल्यू से क्या आएगा, एप्सिलॉन वैल्यू से क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 25 माइनस समथिंग, क्योंकि अब यहाँ तो ये निकाल नहीं सकते ना, बेसिकली ये वैल्यू मिसिंग है, तो ये तो निकाल नहीं सकते। तो पहले यहाँ अगर वैल्यू होती तब ये काम कर जाता। तो इस वाले को देखिए यहाँ करते हैं 25 माइनस समथिंग प्लस समथिंग, सॉरी 25 प्लस समथिंग इज इक्वल टू आंसर 5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका -20। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई -20 आपकी आ गई। ओके, अब देखिए इससे इसको निकालते हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसकी वैल्यू -20 है, तो इसमें -20 को जोड़ने पे आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि यहाँ क्या मिसिंग है 20। तो इस तरह से आपने u1 u2 u3 v1 v2 v3 की वैल्यू को ढूंढ लिया है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा डेल आई जे। अब ये क्या नई चीज आ गई साहब, डेल आई जे। डेल आई जे किसके लिए निकलता है, अनअलोकेटेड सेल के लिए। अनअलोकेटेड सेल्स के लिए डेल आई जे निकलता है। जैसे आपका सी आई जे क्या निकलता है, वो निकलता है अलोकेटेड सेल के लिए, और जो डेल आई जे निकलता है बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो ये निकलता है आपका अनअलोकेटेड सेल के लिए। होता क्या है बेसिकली ये बेसिकली होता है, ये आपका होता है सी आई जे, जो आपने वैल्यू ऊपर लिखी थी, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है माइनस यू आई जे प्लस वी आई जे, ये होता है मैथमेटिकली। लेकिन इन झमेलों में हमें पढ़ना नहीं है, हम ये सब कहानी मैं सब उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग जानते हैं वो इसको ठीक से जान लें, और रिमेनिंग में जो है, रिमेनिंग जो लोग हैं वो इसको समझ लेंगे रियल में हो क्या रहा है। तो देखिए अनलोकेटेड सेल के लिए अब हम डेल की वैल्यू निकालेंगे, या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो देखिए सबसे पहला अनलोकेटेड सेल ये है, यहाँ पे डेल आई जे की वैल्यू क्या होगी, तो डेल आई जे की वैल्यू क्या होगी, देखिए सी आई जे, यानी कि ये वैल्यू माइनस इसके करस्पॉन्डिंग u और v की वैल्यू का सम। तो u और v की वैल्यू का सम कितना आ गया 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये 40 में से जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15 आएगा, 15 आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको अपनी सुविधा के लिए सर्कल में कर देता हूँ ठीक है। ओके, ये एलोकेटेड सेल है, इसको छोड़ देंगे, और फिर हम ये नेक्स्ट के लिए बात करेंगे। मैं आपसे एक माफ़ी चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा गले में इशू है, मैं बार बार मुझे बोलने में ऐसा लग रहा है, तो ठीक है आप थोड़ा उसको एक्सक्यूज कीजिएगा। देखिए इसके लिए बात करते हैं, इसमें आपका 0 ये 10 है, ये सी आई जे माइनस यू आई जे प्लस वी आई जे करस्पॉन्डिंगली। तो देखिए पहले इन दोनों को सम कीजिए, ये 5 प्लस 0 5, और 10 में से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे
5 आपका रह जाएगा, ठीक है, ओके। -13 प्लस 5 कितना रहेगा 8, और यहाँ पे जो है आपका जो है ये आपका है 20, ठीक है, ये आपका 20 है, तो ये 5 है ना, 18 हो जाएगा, माइनस नहीं है, मैं कुछ गलत निकाल दिया गया, ये माइनस तो नहीं होगा, हाउ दिस माइनस इज कमिंग, दिस शुड नॉट बी माइनस, ये जस्ट मोमेंट प्लीज, 13 प्लस 0 13 होगा, ये प्लस की वैल्यू है, दिस इज नॉट माइनस, ठीक है, राइट। तो 13 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 18, और 20 में से माइनस किए तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला अनएलोकेटेड सेल ये है, ये आपका CIJ है, डेल IG कैसे निकलेगा, U और V की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप सम कीजिए, 20 प्लस 0 20, और इसमें से 30 में से माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ये सारे एलोकेटेड सेल हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए डेल IG कैसे निकलेगा, CIJ आपका है 19, और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग V और U की वैल्यू का सम, तो 20 माइनस 4 कितना हुआ 16, और 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इसको सर्किल में कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये एलोकेटेड पे छोड़ देंगे, आगे इस पे काम करते हैं। तो देखिए इसमें आपका ये 20 और इन दोनों का सम कीजिए, क्या आएगा -4, तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे, मतलब -4, जब इसमें ये हम ये इस वैल्यू को फिर माइनस करेंगे दोबारा से हम, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ये बेसिकली ऐड हो जाएगी, तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अगले सेल के लिए बात करते हैं, अगले सेल में देखिए 13 माइनस 4 यानी कि 9, और जब ये 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये दोनों एलोकेटेड सेल हैं। तो देखिए उसके बाद इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए CIJ कितना है आपका 22, इन दोनों वैल्यू को जोड़िए तो ये आपका आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये -20 है यहाँ पे, तो -20 में आपका आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये -20 प्लस 20 यानी कि 44 आ जाएगा, फिर तो आपका ये 44 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 13 और -20 यानी कि आपका ये आपका कितना हो गया 7 और 17 में माइनस करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो डेल IG है इसकी कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है, मतलब इन शॉर्ट ये सर्कल वाली वैल्यू जो है इनमें कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये निगेटिव नहीं है तो ये आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस तरह से आप एलोकेशन करेंगे तो आपका लॉस मिनिमम होगा, यानी कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो आपकी ये जो, चूंकि यहाँ आप ऐसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में कि सिंस ऑल डेल IG, ऑल लिख देते हैं, सिंस ऑल डेल IG वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो आपका सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, ठीक है, आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है ये। अच्छा, अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन है क्या, वो हमें बताना है कि प्रॉफिट, पहले तो हमने ये बताया कि एलोकेशन किस तरह से करेंगे। तो आप देखिए ये आपका ये डिमांड सेंटर 1 है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है आपका, ये फोर्थ है, ऐसे ही सप्लाई सेंटर 1 है, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इससे इस तरह से जैसे फर्स्ट पे आप 25 जो सप्लाई देंगे वो कहाँ देंगे, सेकंड सेंटर पे देंगे, तो ये आपकी एलोकेशन है।
और ये एप्सिलॉन जो रखा था हमने सिंपल एक ये डिजनरेसी को हटाने के लिए रखा था, और इससे हमारी डिजनरेसी हट भी गई है यहाँ पे, मतलब इनिशियल सॉल्यूशन ही आपका बेसिकली जो आया था वही फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कितना प्रॉफिट होगा ये कैसे निकालेंगे? एलोकेशन तो आपकी आ गई, तो अब मैं आपकी एलोकेशन जो है उनके हिसाब से प्रॉफिट निकाल के आपको इसको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मैं आपको जो एलोकेशन थी हमारी वो आपको याद है, तो यहाँ इस तरह से एलोकेशन होगी। ये आपके ये चूंकि इन्होंने रोमन यूज किए दोनों जगह, ये आपके क्या है सप्लाई सेंटर है, और यहाँ में आपके ये डिमांड सेंटर बना दे रहा हूँ। तो देखिए प्लांट 1 से आप सेकंड शोरूम पे सप्लाई करेंगे 125 यूनिट। ठीक है, प्लांट सेकंड से आप सेकंड शोरूम पे 100 यूनिट, थर्ड पे 90 यूनिट और फोर्थ पे 60 यूनिट आप जो है ये आपका सप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। और थर्ड प्लांट से आप सेकंड जो आपका शोरूम है उस पे 175 यूनिट सप्लाई करेंगे। जो आपका फोर्थ प्लांट है उससे फर्स्ट जो डिमांड सेंटर है या शोरूम है उस पर 100 यूनिट सप्लाई करेंगे। तो ये तो आपका एलोकेशन हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट इस तरह से आपका आएगा, और ये प्रॉफिट होगा कितना ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इनिशियल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो यूज करने पड़ेंगे, लॉस मैट्रिक्स वाले नहीं यूज करने आपको, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका था जो प्रॉफिट हो रखा था वो कितना था, यहाँ पे आपका देखिए 100 यूनिट 100 था इस वाले सेल की। अगर आप बात करेंगे इन करस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स को देखिए जाके, इनिशियल वाले को जो जो क्वेश्चन पेपर में दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका देखिए सेकंड से सेकंड पे कितना था, सेकंड पे 105 था। ठीक है, अकॉर्डिंगली ऐसे आप देखेंगे सेकंड से थर्ड पे कितना था आपका प्रॉफिट 130 था, और यहाँ पे आपका दिस इज आई बिलीव 117 था, है ना, 117 था ये आपका। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो थर्ड से सेकंड पे कितना था ये प्रॉफिट, यहाँ पे ये आपका 109 था, और ये वाला जो था फोर्थ से फर्स्ट पे कितना था 130 था। तो इस तरह से आपका ये प्रॉफिट टोटल आप निकाल सकते हैं। दिस विल बी 11 नॉट 11, दिस विल बी 12500, this will be 10500, this will be 90, ये आपको कितना आ जाएगा 11700, और ये आपका कितना आ जाएगा 7020, ये आपका आ जाएगा 19075, और ये आपका आ जाएगा 13,000। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इन सब प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट आपका निकल आया, और इस प्रॉफिट को आप सम कीजिए तो ये प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 73,795। ठीक है, तो ये आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आपका ये वाला प्रॉफिट बनेगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। इसके बेसिक स्टेप या आपको याद रखने हैं, और अगर जो लोग फॉर्मूले याद कर सकते हैं वो कर ले। मेरे हिसाब से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। इस तरह से आप आसानी से अपने माइंड पे कम बोझ डालते हुए चीज़ों को याद रखेंगे। मैंने भी जब मैं भी पढ़ा हूँ तो मैं फॉर्मूले याद करने में ज़्यादा विश्वास मैंने किया नहीं, मैं सिस्टम को समझने की कोशिश किया, और वो बात तक भी याद रहेगा आपको, एग्जामिनेशन तक ही याद नहीं रहेगा। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन बिकॉज देयर वाज ए लॉन्ग गैप। सो अब मैं नेक्स्ट सेशन जो है वो थोड़ा लंबा लूँगा। ठीक है, मैं अब तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।